हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम अधिकार सूचक वाक्यों का अध्ययन करेंगे। अधिकार सूचक या संबंध सूचक वाक्यों का अध्ययन आज हमको करना है। तो कभी कभी हम वाक्यों में ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस वस्तु से हमारा संबंध है या इस वस्तु पर हमारा अधिकार है। तो जब किसी वस्तु पर हम अपना अधिकार या संबंध जताने की कोशिश करते हैं तो उस तरह के वाक्यों को कैसे बनाएंगे, आज हम उसको देखेंगे। मेरे पास एक कलम है, मेरी एक कलम है, इनको देखेंगे ध्यान से। दूसरा हमने कहा ये चार तरह के वाक्य हैं हमारे सामने। इन चारों वाक्यों को हम देखें अगर, तो चारों वाक्य किताबों में आपको अक्सर यह स्ट्रक्चर आपको दिया रहेगा। हिंदी में यह स्ट्रक्चर आपको मिलेगा किताबों में। लेकिन जब इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे सामने होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको हम कैसे बनाएं। तो देखिएगा, इन सभी वाक्यों को ध्यान से देखें। ये सारे वाक्य अधिकार या संबंध ही बताते हैं। जरा इसको देखिएगा। मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। कलम पर किसका अधिकार है? मेरा। मेरी एक कलम है, मेरी एक कलम है। कलम पर अधिकार किसका है? यानी कि कलम पर मेरा अधिकार बताया गया या कलम से मेरा संबंध बताया गया। यानी कि कलम से संबंध किसका है? मेरा। बात समझ आ गई? मेरे पास एक कलम है, मेरी एक कलम है। उसके पास एक कलम है, उसकी एक कलम है। ठीक है। कहा जाए हमारे पास एक कलम है, हमारी एक कलम है। हमारे पास एक घर है, हमारा एक घर है। जैसे बोलते हैं ना, उसका एक बेटा है, इसका मतलब कि उसके पास एक बेटा है। कहा जाए कि उसकी एक कार है, मतलब उसके पास एक कार है। कहा जाए कि उसका एक कार है, कार पर अधिकार किसका है? ठीक है ना। कहा जाए उसका एक बेटा है, बेटे पर अधिकार किसका है? बेटे से संबंध किसका है? ठीक है ना। अधिकार या संबंध बताया। जरा इन वाक्यों को देखेंगे। तो जब कहा जाए मेरे पास एक कलम है, मेरी एक कलम है, तुम्हारे पास एक घड़ी है, तुम्हारी एक घड़ी है, तुम्हारे पास दो बेटे हैं, तुम्हारे दो बेटे हैं, उनके पास एक समस्या है, उनकी एक समस्या है, उनके पास एक समस्या है, उनकी एक समस्या है। इन सब का मतलब अधिकार। ठीक है ना। अब जरा इन वाक्यों को देखिए। उसमें साहस है, उसमें साहस है। साहस किसके अंदर है? साहस पर अधिकार किसका है? देखिए, अब आपको लगेगा ना उसमें साहस है, ये थोड़ा अलग हो रहा है कि नहीं? अलग हो रहा है, लेकिन यहां भी संबंध और अधिकार ही बता रहा है। यहां भी संबंध और अधिकार ही बता रहा है। तो सुनिए, जब किसी के पास किसी वस्तु या किसी वस्तु का होना या ना होना बताया जाए, जब किसी के दिमाग में, किसी के हृदय में, किसी के शरीर के किसी पार्ट में किसी चीज का होना या ना होना बताया जाए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो तरह का यूज है, एक देयर का और एक हैज हैव हैड का। तो देखिए, जब केवल किसी वस्तु के होने या न होने की बात कही जाए, केवल किसी वस्तु के होने या न होने की बात कही जाए, किसी स्थान पे होने न होने की बात कही जाए, तो वहां पे देयर का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वस्तु के होने या न होने की बात, जैसे एक किताब है, किताब है, किताब पर संबंध किसी का बताया गया, यहां पे देयर का यूज होगा। वहां एक किताब है,
कमरे में एक किताब है, तो कमरे में किताब है, किसी वस्तु किसी व्यक्ति से किताब का संबंध बताया गया नहीं। लेकिन कहा जाए मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मेरे दिमाग में एक विचार है, विचार पर अधिकार किसका है? मेरा। विचार से संबंध किसका है? मेरा। अब कहा गया कि मेरे दिमाग में एक विचार है। अब यहां पे तो मेरे पास मेरा एक विचार है, मेरे पास एक विचार है, मेरे दिमाग में एक विचार है। यहां भी विचार से संबंध किसका है? मेरा। आ रही बात समझ में? कहा जाए मेरे अंदर एक विचार है, यहां भी संबंध मेरा ही है। समझ में आ रहा है? अच्छा, कहा जाए मेरे सामने एक विकल्प है, विकल्प पर किसका अधिकार, किससे संबंध है? विकल्प किसके सामने है? मेरे सामने, है ना? तो देखने में अलग दिख रहा है। देखिए, जब इस तरह के वाक्य आपको किताबों में इस तरह से नहीं समझाया गया, आपको किताबों में बस ये बताया गया कि मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम थी, आई हैड अ पेन। लेकिन इस तरह के जब वाक्य आएंगे तो आप वहां पर क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, तब आप समझ नहीं पाएंगे कि इसको हम कैसे बनाएं। ध्यान दीजिएगा, अब आपको बताते हैं, सुनिए ध्यान से। जब कहा जाए मेरे पास एक किताब है, ठीक, मेरी एक किताब, किताब का संबंध किसका है? मेरा। अब कहा जाए उसमें साहस है, उसमें साहस, देखिए कहा जाए उसके पास साहस है, ठीक है। अब कहा जाए उसमें साहस है, साहस से संबंध किसका है? उसका है ना? उसके अंदर साहस है, साहस से संबंध किसका है ना? यानी उसके अधिकार में ये चीजें है कि नहीं? उसमें साहस है, साहस पर उसका अधिकार या संबंध है कि नहीं? उसके अंदर साहस है, साहस से उसका अधिकार और संबंध है कि नहीं? फिर कहा जाए हमारे बीच एक विवाद। अब सुनिएगा, बीच में कहा जाए राजेश, रोहन और सुरेश के बीच में है, तब क्या बनाएंगे? यहां देखिएगा, थोड़ा सा अलग है। कह रहा है हमारे बीच एक विवाद है, हमारे बीच एक विवाद है, उसके सामने एक समस्या। जरा इसको देखिएगा, उसके सामने एक समस्या है, उसकी एक समस्या है, उसके पास एक समस्या है, उसमें एक समस्या है, उसके अंदर एक समस्या है और उसके सामने एक समस्या है। समस्या का संबंध किससे है ना? कहा जाए उसके पास एक समस्या है, उसकी एक समस्या है, उसके अंदर एक समस्या है, उसमें एक समस्या है और उसके सामने एक समस्या है। सबका संबंध किससे है? उससे। साहस का संबंध हर कंडीशन में किससे है? उससे। तो इन सारे वाक्यों का प्रयोग हम, ये सारे वाक्य ऐसे ही बनेंगे जैसे हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। बात हमारी समझ में आई है? कुल मिला के यहाँ पे हमारे बीच एक विवाद है, इसको बताना था ना? चलिए इसको भी हम बता रहे हैं। पहले देखिए, पहले ये समझ में आया, सुनिएगा। उसके सामने, उसके पास एक समस्या है, उसकी एक समस्या है। फिर कहा जाए उसके अंदर एक समस्या है, उसके अंदर एक समस्या है, उसमें एक समस्या है, उसके सामने एक समस्या है। अब देखिए, उसके सामने एक समस्या है, सामने मतलब क्या है? जैसे बोले हमारे सामने घर है, तो देयर इज अ हाउस इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है ना? मेरे सामने है। अब ये कह रहा है कि मेरे सामने एक समस्या है। क्या लग रहा है? कोई ऐसी चीज है क्या जो मेरे सामने दिखाई दे रही? नहीं ना, नहीं ना। कहा जाए कि मेरे सामने एक लड़का है, लड़का बिल्कुल फेस टू फेस मेरे सामने खड़ा है। बात समझ में आ रही है? यहां पे तो समझ में आ रहा है कि इन फ्रंट ऑफ मी, देयर इज अ बॉय इन फ्रंट ऑफ मी। लेकिन कहा गया है कि उसके सामने एक समस्या है। क्या समस्या उसके सामने खड़ी है? दिखाई केवल बोल रहे हैं, समस्या कोई ऐसी चीज है क्या जो उसको नजर से, आंख से दिखाई दे रही है? उसके सामने दिखाई देने वाली चीज है, आप इसको केवल महसूस कर सकते हैं। कह रहा है उसके सामने एक समस्या है, यानी कि समस्या से संबंध किसका है? उसका है। समझ में आ रहा है? तो यह भी आपका बनेगा हैज हैव से। हमारे सामने एक विकल्प है, हमारे सामने एक विकल्प है। विकल्प हमारे सामने खड़ा है क्या? दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना। यानी कि विकल्प से संबंध किसका है? मुझसे। अगर मैं बोलूं कि मेरे सामने एक विकल्प है, तो विकल्प से संबंध किसका है? मेरा है। कहा जाए कि और भी बात है, हमारे बीच एक विवाद है। अब एक बात बताइए, कहा जाए कि राजेश, रोहन और सुरेश के बीच है। अब बताइए, राजेश, रोहन और सुरेश के बीच में है,
ये तो दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहां पे कह रहा है तो लिखेंगे राजेश इज बिटवीन रोहन एंड सुरेश। लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनाएंगे कि देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन अस, ऐसे नहीं बनाएंगे। हमारे बीच एक विवाद है, हमारा एक विवाद है, हमारे सामने एक विवाद है, हमारे पास एक विवाद है। देखिए यहां भी विवाद से संबंध किसका बताया गया, समझ में आ रहा है? इसको भी हम हैज हैव हैड से ही बनाएंगे। हमारे बीच एक संबंध है, हमारे बीच संबंध है, संबंध का संबंध, हमारे बीच संबंध है, हमारे बीच एक रिलेशन है, रिलेशन से संबंध किसका है, हमारा है। ठीक है, तो कह रहा है उसी तरह से, तो इस अब कह रहा है हमारे बीच एक विवाद है, हम में एक विवाद है, तो यहां भी क्या है, हमारा एक विवाद है, यहां भी विवाद का संबंध किससे है, हमसे। बात समझ में आई है? अच्छा अब आते हैं, मेरे पॉकेट में 10 रुपया है, 10 रुपए का संबंध किससे है, मेरे। इसको हम देर से भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा है जैब से, क्योंकि पैसे का संबंध किससे है। किसी ने पूछा क्या तुम्हारे पास पैसा है, मैंने कहा मेरे पॉकेट में 10 रुपया है, मेरे पॉकेट में 10 रुपया है। रुपए से संबंध किसका है, रुपए पर अधिकार किसका है, यहां भी हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का अधिकार किसी चीज पर दर्शाया जाए, संबंध दर्शाया जाए, किसी व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति के दिमाग में, किसी व्यक्ति के हृदय में, किसी व्यक्ति के शरीर के किसी हिस्से में किसी वस्तु या किसी वस्तु का होना या ना होना दर्शाया जाए, तो वहां पे हम हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे। समझ में आया मेरी बात, समझ में आया? अब सुनिए, मेरे पास एक कलम है, मेरी एक कलम है, उसमें साहस है, उसके अंदर साहस है, उसके सामने एक समस्या है, हमारे बीच एक विवाद है। एक सेंटेंस और यहां लिखते हैं, इसको मिटा दे हम। चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको बताएं कि इनका बनाएंगे कैसे हम। इसको हम मिटा दें, ये तो आप लिख लिए होंगे, चाहे बाद में लिख लीजिएगा, यहीं पे हम इसका नियम लिखते हैं। देखिए आपको लिखना क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव और हैड प्लस नाउन। नाउन मतलब वस्तु, नाउन मीन्स वस्तु। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे, हैज हैव का प्रयोग कब करेंगे, प्रेजेंट के लिए। हैड का प्रयोग कब करेंगे, तो यहां अगर है दिया है तो हैज हैव होगा, था दिया है तो हैड होगा। समझ में आ रहा है? अब आप एक चीज और हमको बता दीजिए, हैज हैव हैड यहां पे मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अगर हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म न दिया हो वर्ब का, तो हैज हैव हैड क्या होता है, मेन वर्ब। समझ में आ गया? आगे बढ़े, अब हम इसको बनाएंगे। देखिएगा, मेरे पास एक कलम है, मेरी एक कलम है, कलम से संबंध किसका है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि मैं एक कलम रखता हूं, मेरे पास एक कलम है मतलब मैं एक कलम रखता हूं, मेरी एक कलम है मतलब मैं एक कलम रखता हूं। इन सबका मतलब यह है, इसका मतलब है कि उसके अंदर साहस है, उसमें साहस है, मतलब वह साहस रखता है। उसके सामने एक समस्या है, मतलब वह एक समस्या रखता है। हमारे बीच एक विवाद है, मतलब हम एक विवाद रखते हैं। मेरे पॉकेट में 10 रुपए हैं, यानी कि मैं अपने पॉकेट में 10 रुपया रखता हूं। समझ में आया? अब जरा इसको देखिएगा,
इसको कैसे बनाएंगे? कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। आई है तो फर्स्ट फॉर्म, नहीं आई सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद वर्ब लिखेंगे रखना, तो क्या लिखेंगे? कीप। हम पहले इसको जनरली बना रहे हैं रखने के अर्थ में। सबका मतलब है रखना। मेरे पास है कलम है मतलब मैं कलम रखता हूं। इस सबका मतलब है मैं, वह साहस रखता है, हम एक विवाद रखते हैं, हम एक समस्या रखते हैं, मैं अपने पैकेट में 10 रुपया रखता हूं। तो रखना कीप। अगर ही होगा तो क्या करेंगे? कीप्स हो जाएगा। अब क्या है? एक कलम, अब पेन। होगा कि नहीं होगा? चलिए इसको मिटा दें हम। एक चीज और आपको मैं बता दूं, जरा इसको देखिएगा। गो कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। वेंट कौन सा फॉर्म है? सेकेंड। गॉन कौन सा फॉर्म है? थर्ड। गोइंग कौन सा फॉर्म है? गोज कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ। पहले इसको समझना जरूरी है। तो उसी तरह से जब हैज हैव हैड को आपने मेन वर्ब बना लिया तो हर वर्ब के 5 रूप होते हैं। ये 5 फॉर्म हर वर्ब के होते हैं। तो हैज हैव हैड में से फर्स्ट फॉर्म क्या है? जैसे इसका गोज है, गो है, तो इसका क्या है? हैव है। और सेकेंड और थर्ड क्या है? हैड है। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, और फोर्थ क्या हो जाएगा? हैविंग हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका यूज करते हैं? फर्स्ट का और फिफ्थ का। करते हैं कि नहीं करते हैं? वह जाता है ही गोज, वह जाता है ही गोज, यानी फिफ्थ फॉर्म का। अब मैं जाता हूं आई गो, फर्स्ट फॉर्म का। तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट का और फिफ्थ का प्रयोग होता है। ठीक है। अब चलिए, तो ये आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी कब? जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे, उस समय इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां हमने लिखा मेरे पास एक कलम है, तो हो जाएगा आई हैव। मेरे पास एक कलम है, कौन कौन रखता है कलम? मैं। तो आई सब्जेक्ट, आई हैव अ पेन। अब जरा देखिए, उसमें साहस है, उसके अंदर साहस है। साहस कौन रखता है? वह। उसका का मतलब वह। क्या मानेंगे? ही चाहे सी। समझ में आ रहा है? उसकी एक किताब है, यानी वो उसके पास एक किताब है। उसकी एक किताब है या उसके पास एक किताब है, कौन रखता है? वह। ही चाहे सी। अब आप बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट मान रहे हैं तो ही सी के साथ क्या यूज करते हैं? हैज, फर्स्ट और फिफ्थ। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे हैज। और क्या है? साहस, करेज। अब आपने देखा होगा कि पेन के साथ ए लगाए, करेज के साथ नहीं लगाए। क्यों? साहस को आप गिन सकते हैं, ए एन कहां लगाते हैं? जिस चीज को आप गिन सकते हैं उसके साथ ए एन लगाते हैं, अगर वो एक वचन है तो। समझ में आ गया? चलिए जरा इसको देखिएगा। हमारे बीच एक विवाद है, हमारे बीच एक विवाद है। विवाद का संबंध किससे है? हमसे है। हमारे बीच भी एक विवाद है मतलब हमारा एक विवाद है। हमारे सामने एक विवाद है मतलब हमारा एक विवाद है। हमें में एक विवाद है, हमारे अंदर एक विवाद है, मतलब क्या है? हमारा एक विवाद है। संबंध, तो यहां पे लिखेंगे कौन रखता है विवाद? हम। यहां पे लिखेंगे हैव। और क्या? अ डिस्प्यूट। ठीक है। आगे देखिए, उसके सामने एक समस्या है, मतलब समस्या कौन रखता है? वह। सामने मतलब कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे सामने, जैसे बोलते हैं ना, मैंने उसके सामने किताब रख दिया, तो आई पुट द बुक बिफोर हिम या इन फ्रंट ऑफ हिम, ऐसे हो जाएगा। देखिए यहां पे इन फ्रंट ऑफ हिम या बिफोर हिम, यहां कोई चीज सामने दिखाई नहीं दे रही है। अरे वो मेरा है, यानी वो समस्या मेरे सामने एक समस्या है, मतलब मेरी एक समस्या है, मेरे पास एक समस्या है, मुझ में एक समस्या है, मेरे अंदर एक समस्या है। समझ में आ रहा है?
यानी समस्या से मेरा संबंध बताया गया, समस्या पर मेरा अधिकार बताया गया। समझ में आ गया? तो यहां पे लिखेंगे ही हैज अ प्रॉब्लम। अब बिफोर हिम आप लिख सकते हैं, ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। ये समझ में आया सबको? देखिए देखने में अलग अलग दिख रहा है, लेकिन सबको बनाएंगे एक ही जैसे। ठीक है? ये कहां आपको जरूरत पड़ेगी? इसकी जरूरत आपको पड़ेगी जब आप पैराग्राफ बनाएंगे, स्टोरी राइटिंग करेंगे। ठीक है? वहां पे ये सब बहुत ही कारगर होंगे आपके लिए। आगे अब इसको देखें, मेरे पॉकेट में 10 रुपया है। पॉकेट से आप देखें, रुपए से संबंध किसका है? मेरा है ना। रुपया कौन रखता है? मैं ना। तो लिखेंगे आई हैव। आई हैव क्या है? क्या है मेरे पास? 10 रुपया। तो लिखेंगे आई हैव 10 रुपीज। आई हैव 10 रुपीज। कहां है? इन माई पॉकेट। इन माई पॉकेट। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अभी तक आया? आया है? अच्छा, अब एक बात बताइए, आई के साथ है, वी के साथ है, ही के साथ है, ही सी के साथ है, आई के साथ है। समझ में आया? अच्छा, यहां पे था लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा हर जगह? अगर यहां था लगा दिया जाए तो हो जाएगा हैड। हैड हैड। समझ में आ रहा है? अब इन सबको हम मिटा दें। मिटा दें सबको? मिटा देना। देखिए देखिए, इसको एक तरीके से और बनाया जा सकता है। एक ही जगह हम बता देंगे, एक ही जगह। ठीक है? चलिए मिटा दें इसको। देखिए इनको हम एक तरीके से और बना सकते हैं। जैसे देखिएगा, हमने यहां पे क्या लिखा? आई हैव अ पेन, है ना। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव गॉट अ पेन। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव अ पेन, आई हैव गॉट अ पेन। समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं आया? आई हैव अ पेन ये भी सही है, और आई हैव गॉट अ पेन ये भी सही है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये लिटरेचर में देखने को मिलता है। ये जनरली बोलचाल की भाषा में इसका लोग प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन लिटरेचर में आपको ये चीज दिखेगा, तो वहां पे आप फंसेंगे। समझ में आ रहेगा? आई हैव अ पेन, आई हैव गॉट अ पेन, ये भी सही है। यानी कि इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, आई हैव अ पेन, आई हैव गॉट अ पेन। समझ में आया? ये भी सही है। आगे देखिए, ही या सी हैज करेज, ऐसे भी बना सकते हैं, ही चाहे सी हैज गॉट करेज। समझ में आया? अगर यहां पे हम हैड कर दें, जैसे कहा जाए सुनिए, उसके पास एक विकल्प था, उसका एक विकल्प था, उसके दिमाग में एक विकल्प था। सुनिएगा, उसके पास एक विकल्प था, उसका एक विकल्प था, उसमें एक विकल्प था, उसके अंदर एक विकल्प था, उसके सामने एक विकल्प था, उसके दिमाग में एक विकल्प था। दिमाग में यहां भी उसी का संबंध है ना। तो यहां पे लिखेंगे ही हैड, था तो क्या कर देंगे? हैड एन ऑप्शन, ही हैड एन ऑप्शन। अब उसके दिमाग में एक विकल्प था, ही हैड एन ऑप्शन इन हिज माइंड। उसके दिमाग में एक विचार था, ही हैड एन आइडिया इन हिज माइंड। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, इसको हम गॉट का भी यूज कर सकते हैं, ही हैड गॉट एन ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं समझ में?
उसके पास एक विकल्प था या उसका एक विकल्प था, उसके सामने एक विकल्प था, उसके दिमाग में एक विकल्प था। हर जगह हैज हैव हैड का यूज करेंगे। फिर से सुन लीजिए, जब किसी के पास, किसी व्यक्ति के दिमाग में, उसके हृदय में, उसके शरीर के किसी हिस्से में, उसके पॉकेट में किसी वस्तु या का होना या ना होना दर्शाया जाए तो वहां पे हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया भाई? देखिए, उसके पास एक विकल्प है और उसके सामने एक विकल्प है। उसके सामने एक विकल्प है। विकल्प उसके सामने खड़ा है कि उसके दिमाग में है? उसके सामने एक विकल्प है। विकल्प उसके सामने खड़ा है कि उसके दिमाग में है? फिर से सुनिएगा, उसके सामने एक विकल्प है। हमने कहा उसके सामने एक विकल्प नहीं, यहां पे जरा देखिएगा, विकल्प था। अब आप हमको बताइएगा, विकल्प उसके सामने दिखाई दे रहा है कि उसके दिमाग में है ना? है कि नहीं? कहा जाए कि मुझे उससे नफरत है, तो नफरत मुझे है, कहां है? दिमाग में है, हृदय में है, यही सब चीजें। तो कभी कभी सामने का भी अर्थ यही होता है। मेरे सामने कहा जाए कि हमारे बीच मित्रता है, हमारे बीच में, जैसे कहा जाए कि हमारे तुम्हारे बीच में मित्रता है। हमारे तुम्हारे बीच में मित्रता बैठा है क्या? नहीं ना। मित्रता क्या है? हमारे तुम्हारे दिमाग में है कि नहीं? हमारे बीच नफरत है। नफरत हमारे तुम्हारे बीच में है कि हमारे दिमाग में है कि नहीं है? तो देखिए, कभी कभी ऐसा देगा हमारे बीच में, हमारे सामने, इसका मतलब स्थान से नहीं है। हमारे सामने एक विकल्प है, हमारे सामने एक विचार है, आइडिया है। विचार, आइडिया, विकल्प कहां है? दिमाग में है, सामने नहीं है। हमारे बीच शत्रुता है, दुश्मनी है। हमारे तुम्हारे बीच में बैठा है क्या दुश्मनी? नहीं, हमारे दिमाग में है। समझ में आ गई बात? तो जब भी किसी के पास, किसी के शरीर में, दिमाग में, हृदय में, उसके शरीर के किसी हिस्से में किसी वस्तु या का होना या ना होना दर्शाया जाए तो वहां पे हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे। समझ में आया मेरी बात? चलिए, तो मेरे सामने एक विकल्प था। हाँ बोलिए, अभी बता रहा है। ए एन का प्रयोग हम करते हैं जब कोई चीज काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सकते हैं। एक बात बताइएगा, मार्कर को गिन सकते हैं? क्यों? मार्कर को गिन सकते हैं, पानी को गिन सकते हैं, तो मार्कर को गिन सकते हैं ना। तो अगर एक है तो ए एन का प्रयोग होगा। ए और एन का मतलब एक, ए और एन का मतलब एक। समझ में आया? विकल्प एक है ना, बोल रहे हैं ना, एक विकल्प, एन ऑप्शन। अब एन कहां लगाएंगे? सुनेगा, ऑप्शन। ऑप्शन में क्या आ रहा है? पहला अक्षर ऑप्शन। ऑप्शन में पहला क्या अक्षर आ रहा है? आ। जब उच्चारण का पहला अक्षर अ से अ तक हो, यानी कि स्वर हो, तो लगाते हैं एन। और जब उच्चारण का पहला अक्षर क से ज्ञ तक हो तो लगाते हैं ए। समझ में आया? और ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। समझ में आ रहा? और ए और एन का मतलब कोई भी होता है, वो उसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे। आपका डाउट दूर हो गया? चलिए, ए एन का जरा देखिएगा, उसमें साहस है। साहस को आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? नहीं, इसीलिए इसके साथ हमने ए एन का यूज नहीं किया। जो चीज गिन नहीं सकते उसके साथ ए एन का यूज नहीं करेंगे। अब चलिए इसको बनाते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब देखिएगा, अब आप जरा एक बात बताइए, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? यहां पे हैव हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? नहीं, गॉट क्या है? गॉट। देखिएगा, गेट, गॉट, गॉट। गॉट सेकंड भी है, थर्ड भी है, गॉटन भी होता है, ठीक है ना, लेकिन उसका प्रयोग जनरली पार्टिसिपल के रूप में करते हैं। गॉट सेकंड में भी चलेगा और पास्ट, ये सेकंड भी है, थर्ड भी है। गॉट सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है।
जैसे प्लेड सेकंड भी है, थर्ड भी है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो सेकंड है, थर्ड है, हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो थर्ड है, हेल्पिंग वर्ब अगर के साथ नहीं है, अकेले है, बिना हेल्पिंग वर्ब के है तो सेकंड है। अब आप बताइए, तो ये गॉट यहां पे क्या है? गॉट क्या है यहां पे? थर्ड फॉर्म है। अगर गॉट जैसे कहा जाए आई गॉट अ पेन, ये भी कई जगह यूज होता है, लेकिन हम इसको नहीं बताएंगे ना, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जरा एक बात बताइएगा, ये कौन सा फॉर्म है? गॉट, यहां सेकंड फॉर्म है, और यहां हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो क्या है? थर्ड है। ये मानते हैं आप? अब एक बात बताइए, यहां पे हैव मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यहां पे हैव मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है और यहां पे ये मेन वर्ब है। समझ में आया? यहां पे हैज मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यहां पे हैज मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हुआ ना? यहां पे हैड मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब। तो ये किस रूप में दिखाई दे रहा है? ये पास्ट परफेक्ट रूप में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? यह किस रूप में दिखाई दे रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में। ये किस रूप में? प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में। समझ में आ गया? तो देखिए, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो पहले इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं, ठीक है? अब सुनिएगा, यहां पे आपने माना कि हेल्पिंग वर्ब है, यह भी माना कि हेल्पिंग वर्ब है, तो नॉट कहां लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है ना, तो यहां पे लगेगा नॉट। आई हैव नॉट गॉट अ पेन, ही हैज नॉट गॉट अ पेन, गॉट करेज, ही हैज, आई हैव नॉट गॉट अ पेन, यहां पे ही हैड, यहां पे नॉट। समझ में आ रहा है मेरी बात? आ रहा है समझ में? इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? हैव को पहले, यहां हैज को पहले, कहां पे? वो हम अभी उसको हम बाद में बताएंगे। पहले इसको हमने बताया, अगर इससे बनाया है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा। अगर ऐसे बनाना चाहे तो ऐसे कैसे बनेगा? तो आप मानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद से नॉट लगाते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे हैव के बाद से नॉट, आई हैव नॉट गॉट अ पेन, या फिर हैव आई गॉट अ पेन, इंटरोगेटिव हो गया। उसी तरह यहां पे क्या हो जाएगा? हैज ही गॉट करेज, हो गया? जरा इसको देखिए, ही हैड नॉट गॉट एन ऑप्शन, या हम अगर इसको इंटरोगेटिव बनाए हो जाएगा हैड ही गॉट एन ऑप्शन। यहां तक समझ में आया कि नहीं? क्यों जी, ये समझ में आया है? ये प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट के जैसे दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट का यही रूप होता है, पास्ट परफेक्ट का यही रूप होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो नॉट कहां लगाते हैं? हैज हैव हैड के बाद लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? इंटरोगेटिव बनाते हैं क्या करते हैं? हैज हैव हैड को पहले कर देते हैं, लेकिन कब? जब उसके साथ थर्ड फॉर्म होता है तब, वहां पे थर्ड फॉर्म होता है उनके साथ। अब इसको मिटाते हम, अब जरा देखिएगा, अब हम इनको देखेंगे। चलिए निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं, ठीक है? अब जरा देखिएगा इधर, मेरे पास एक कलम है, इसका मतलब कि मैं कलम रखता हूं। मेरे पास एक कलम है, इसका मतलब कि मैं एक कलम रखता हूं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें साहस है, उसके अंदर साहस है, मतलब वह साहस रखता है। कौन सा टेंस?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके पास एक विकल्प है, मतलब वह एक विकल्प रखता है। रखता था या रखा था, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ गया? अब आप बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये देखिए वह, भाई देखिए अगर वह कलम रखता है, इसको ऐसे कैसे बनाएंगे? वह कलम है, ही कीप्स अब सुनिएगा, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव कैसे बनाए? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, मानते हैं, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। देखिए दो विकल्प हम दे रहे हैं आपको, कौन सा सही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं? डू नॉट, डज नॉट। तो ही सीट और एक बचल है तो क्या होगा? डज नॉट। और जब डू नॉट डज नॉट आया तो कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, यानी हैव, यानी कीप। यस यस आई यस हट जाएगा, फर्स्ट फॉर्म कीप अ पेन। अब आप मुझे बताइए कि इसमें सही कौन है? ये वाला सही है, ये वाला गलत है। अब जरा इसको देखिएगा, आई हैव नॉट अ पेन, ठीक है। और देखिए अब आप इसको क्या मान रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट मान रहे हैं, मान रहे हैं ना, तो आई के साथ नहीं के लिए क्या लगाएंगे? डू नॉट, डू नॉट। तो आई वी दे यू बहुवचन क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। तो यहां हमने लगाया डू नॉट, ठीक है, डू नॉट है ना। अब देखिए डू नॉट, अब जब डू नॉट है तो कौन सा फॉर्म? तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? है ना। तो यहां पर लगाएंगे डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव। अब उसके बाद से अ पेन। अब आप हमको बताइए, अगर ये दोनों ऑप्शन में से कोई आपको एक चुनना हो, किसको चुनेंगे? पहले को कि दूसरे को? आप इसको चुनेंगे कि इसको? अगर इन दोनों में से चुनना हो तो ये सही है और ये गलत है, लेकिन इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है प्रैक्टिकली, किताबों में भी, अधिकांश किताबों में ये दिया है और ये देता है। इसको बहुत कम देता है, लेकिन यही सही। दोनों में से एक को चुना हो तो किसको चुनेंगे? दूसरे वाले को, इसको नहीं चुनेंगे। लेकिन इसका प्रयोग भी प्रैक्टिकली होता है। समझ में आ गया मेरी बात? तो जी चलिए आगे देखिए। अब आगे लिखते हैं यहां पे, यहां देखिए ही और सी, कोई एक ही कर देते हैं, एक मिटा देते हैं, ठीक है ना। आप समझ लीजिए, एक को मिटा दे रहे हैं। अब हमने यहां पे लिखा ही। अब आप बताइए हैज नॉट करेज। अब आप बताइए जरा इसको देखिएगा, आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सी इट और एक वचन हो तो नहीं के लिए क्या लगाते हैं? डज नॉट। तो यहां पे मैंने लगाया डज नॉट। और जब डू नॉट डज नॉट आया तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है ना। तो अब आप हैज नहीं लगाएंगे, यहां पे हैव लगा देंगे। यहां पे तो हैज था, लेकिन डू नॉट डज नॉट के साथ कौन सा फॉर्म होगा? यहां पे कौन सा फॉर्म था? फिफ्थ फॉर्म। बात समझ में आ रही है? आ रहा है समझ में? डू डज और डिड के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म। तो लिखा हमने ही डज नॉट हैव करेज। अब आप बताइए, इन दोनों में से एक को चुनना हो तो किसको सही करेंगे? नीचे वाले को सही मानेंगे, ऊपर वाले को मानेंगे ना। लेकिन इसका भी प्रयोग होता है, आप इसका प्रयोग करेंगे नीचे वाले का। लेकिन अगर कोई ये प्रयोग किया है तो आप उसको गलत भी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब चलिए, अब जरा इसको देखिए, आप इसको कौन सा टेंस मानते हैं? अब इसको मिटा दे, इसकी जरूरत तो है नहीं, आप समझ लिए। जैसे कीप्स नॉट गलत था, वैसे हैव नॉट और हैज नॉट
गलत है। लेकिन प्रयोग होता है, कोई प्रयोग कर रहा है तो उसमें हम टोका टोकी नहीं करेंगे, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। प्रयोग होता है क्या चीज भाई? देखिए इसका प्रयोग होता है प्रैक्टिकली, व्यवहार में इसका प्रयोग होता है, बोलचाल की भाषा में, रिटर्न में भी लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो कोई प्रयोग किया है तो उसको आप गलत, उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कंपटीशन में ये दोनों विकल्प हो, उसमें से एक को चुनना हो तो आप इसको चुनेंगे। समझ में आ गया? चलिए जरा इसको देखिए। अब आप बताइए, आप इसको कौन सा टेंस मानते हैं? पास्ट इंडेफिनिट मानते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में देखिए, एक तो तरीका ये हुआ, ही हैड नॉट एन ऑप्शन, और एक ये है, अभी आपने यह कहीं देखा है, कीप का सेकंड फॉर्म ये है केप्ट। ऐसा आपने कहीं देखा है? डिड नॉट कीप देखे हैं कि केप्ट नॉट देखे हैं? डिड नॉट कीप। आप यहां क्या देखते हैं? डिड नॉट कीप। तो ये सही है और ये गलत है। अब जरा देखिएगा, ही हैड नॉट एन ऑप्शन, और फिर क्या लिखे? पास्ट इंडेफिनिट में नहीं के लिए डिड नॉट। डिड नॉट के साथ कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म है ना। यहां पे था कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। यहां पे हैव हो जाएगा। समझ में आया? एन ऑप्शन। अब आप बताइए, इन दोनों में से, इसमें से आपको अगर दिया जाए, इन दोनों में से किसको आप सही मानेंगे? नीचे वाले को। इसको क्या मानेंगे? गलत मानेंगे। अगर आपको दो में से एक को चुनना हो तो, अगर किसी ने ऐसा यूज कर दिया तो आप इसको गलत नहीं करेंगे, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली इसका प्रयोग होता है। हर जगह विवाद में नहीं पड़ना। समझ में आ गया? लेकिन सही क्या है? ये सही। आ रहा है मेरी बात? देखिए इसका भी प्रयोग होता है। अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्यों जी? आया? अब आप बताइए, अब आते हैं इंटरोगेटिव पर। इंटरोगेटिव पर अगर आपने इसको बनाया है तो यहां पे इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? अगर इसको बनाना है तो हैव को पहले कर देंगे। हैव आई नॉट अ पेन। अगर नहीं है, नहीं को नहीं हटा देना है। क्या उसके पास एक कलम है? तो हैव आई अ, क्या मेरे पास एक कलम है? हैव आई अ पेन। अगर ऐसे बनाए हैं तो, यानी कि अगर ये इसका बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हम इन दोनों को मिटा दें, इन दोनों को। चलिए इसको हम बाद में मिटाएंगे। अब चलिए, अगर इसको बनाना हो इंटरोगेटिव तो कैसे बनाएंगे? डू को पहले, इसको तो आप लिखेंगे डू आई, अगर नहीं है तो नॉट लगाइए, नहीं है तो नॉट को हटा दीजिए। तो डू आई हैव अ पेन। समझ में आया? अगर क्वेश्चन वर्ड है तो यहां पे क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। क्वेश्चन वर्ड है तो आप क्वेश्चन वर्ड ऐसे भी लगा सकते हैं। तुम्हारे पास कितनी कलमें हैं? तो हाउ मेनी पेन्स डू आई हैव। आप यहां पे ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है? अब इसको जरा देखिएगा। अब इसका इंटरोगेटिव बनाना हो तो, अगर इसका बनाना हो तो कैसे क्या करेंगे? है इसको पहले कर देंगे। अगर इसका बनाना हो तो डज ही हैव करेज। क्वेश्चन वर्ड लगाना हो तो यहां लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड यहां लगा देंगे। जरा इसको देखिएगा, इसको बनाना हो हैड को पहले कर देंगे, इस हैड को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। अगर इसको बनाना हो तो डिड ही, अगर नॉट को रखना है तो रखिए, नहीं तो हटा दीजिए। नहीं हो तो नॉट को रखेंगे, नहीं तो हटा देंगे। एन ऑप्शन। डिड ही हैव एन ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए एक चीज और आपको बताना है, यहां पे इस सबको मिटा दें हम।
चलिए इसका नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव कैसे बनाएंगे। सुनिए, नेगेटिव कैसे बनाएंगे। कलम नहीं है, आई, आपने प्रेजेंट इनडेफिनिट इसको माना कि नहीं माना। तो हमने कहा कि आई हैव नॉट अ पेन, हम दोनों ऑप्शन को लेकर चल रहे हैं। और फिर और क्या बनाएंगे, आई है तो क्या लगाएंगे नहीं के लिए, क्या लगाएंगे, डू नॉट अ पेन, है ना। मेरे पास कोई कलम नहीं है तो क्या लिखेंगे, आई हैव नॉट, कोई के लिए क्या लिखे, एनी पेन। अकारा मेरे पास कलम नहीं है, कलम एक वचन दिख रहा है कि बहुवचन, एक वचन दिख रहा है कि बहुवचन, एक वचन दिख रहा है, ठीक है। तो भले ही एक नहीं आया है लेकिन फिर भी हम ए लिख लेंगे, तो लिखेंगे आई हैव नॉट अ पेन। भले ही एक नहीं आया है लेकिन हम लिख लेंगे। आप देखिएगा इसको अगर हम बनाए, आई डू नॉट हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ, कहां पे, मेरे पास कोई कलम नहीं है, एनी लिखा तो है हमने, हाँ यहाँ पे इसी में ना, ठीक है, हो गया। यहाँ पे कलम एक वचन दिख रहा है कि बहुवचन, जब अगर गिनने वाली चीज है और एक वचन है तो ए एन का प्रयोग हम कर देंगे। आ गई बात समझ में। अब सुनिए, अब देखिए यहाँ पे एक और विकल्प है। क्या है विकल्प, विकल्प ये है, आई लिखा हमने और हैव लिखा, हैव लिखा, तो ए और देखिएगा नॉट और ए एन, नॉट प्लस ए एन अगर दिया है, नॉट प्लस एनी दिया है, तो इसके लिए हम इसको हटा के नो भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम नो लिख सकते हैं। नो का मतलब एक नहीं, और नो का मतलब कोई नहीं, नो का मतलब एक नहीं, कोई नहीं, नहीं। अगर ये तीन शब्द है, सिर्फ नहीं, एक नहीं, कोई नहीं, तो इन तीनों के लिए आप क्या लिख सकते हैं, पहले के, अच्छा हाँ, आई डू नॉट हैव अ पेन, समझ में आ गया। अब देखिए अगर नॉट के साथ ए एन दिया है तो आप नो लिख सकते हैं उसकी जगह पे, और नॉट एनी दिया है तो भी आप नो लिख सकते हैं। तो एक तरीका और क्या है, तरीका ये है कि ये जो नॉट और ए लिखा है इसको हटा के हम क्या लिख दें, क्या लिख दें, नो। समझ में आ रहा है। तो इसको हमने क्या बना दिया, नो, और नो के बाद से क्या आ जाएगा, पेन। समझ में आया मेरी बात, समझ में आया कि नहीं। अब जरा देखो, अब ये लिखा है ए और नॉट, ए और नॉट। अब जरा देखिएगा ए और नॉट की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, नो। तो जब नॉट नहीं रहता है प्रेजेंट इनफिनिट में तो डू होता है नहीं ना। अगर नॉट हटा देंगे, ऐसा होता है क्या, देखिए ऐसा कहीं होता है, आई डू हैव अ पेन, ऐसा कहीं होता है,
आई डू हैव पेन, नहीं। अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में डू डज का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आ गया? तो अगर नॉट नहीं है, नॉट नहीं है तो डू डज भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? नॉट को हटाएंगे, अगर ये हटेगा और ये हटेगा तो डू को भी हटाना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई हैव नो पेन, सीधा सीधा, एक नहीं, कोई नहीं और सिर्फ नहीं, तो आप लिख देंगे नो। और जब नो लिख देंगे तो डू डज की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखिएगा, अब देखिए नॉट और एनी को हटाया, क्या लिख दिया? आई हैव नो पेन। अब नॉट को एनी को जब हटाएंगे तो ये भी हटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? जब नॉट को एनी को हटाएंगे तो डू को भी हटाना पड़ेगा। तब यहां पे बचेगा क्या? हैव के बाद से नो। अब यहां जरा देखिएगा, अगर यहां पे नॉट को और ए को हटा दें तो क्या हो जाएगा? अब यहां पे ए को और नॉट को हटाएंगे तो डू को भी हटाना पड़ेगा। तो क्या बच रहा है यहां पे? आई हैड नो पेन। चलिए यहां पे लिखते हैं इन दोनों को, ए और नॉट को हटा देंगे तो क्या लगा देंगे? नो, हो जाएगा ना? तो हो जाएगा आई हैड नो पेन। अब यहां पे ए और नॉट को हटाएंगे तो डिड को भी हटाना पड़ेगा। यहां पे देखिएगा, यहां पे डिड होना चाहिए था ना, गलती हो गई थी, यहां पे डिड होना चाहिए था। पास्ट टेंस है ना ये, पास्ट टेंस है ना ये। अच्छा नहीं है, डू, ठीक ठीक, प्रेजेंट है, प्रेजेंट। चलिए तो आई हैव होगा ना, हो जाएगा आई हैव। अब देखिए जब ए और नॉट को हटाएंगे तो डू को भी हटाना पड़ेगा। तो यहां पे बच क्या रहा है? आई हैव नो पेन। फिर वही चीज, आई हैव नो पेन। समझ में आया मेरी बात? तो मेरे पास एक कलम नहीं है, मेरे पास कोई कलम नहीं है। अब मेरे पास कलम नहीं है, आई हैव नो पेन। एक नहीं, कोई नहीं के लिए आप नो भी लिख सकते हैं। जब नो लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत, नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है, लेकिन नो के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।